नरेंद्र मोदी बिहार जीतने के बाद क्या बंगाल भी जीतने वाले हैं? क्या साल 2025 की ही तरह 2026 में भी नरेंद्र मोदी अनस्टॉपेबल रहने वाले? और क्या अब की बार बंगाल में सीधे सीधे 80 बनाम 20 की लड़ाई होने वाली है? बंगाल में एसआईआर तो मुद्दा था ही, अब उसमें बाबरी का नाम भी जुड़ गया है। दीदी का विधायक मस्जिद बनाने का ऐलान कर रहा है तो बीजेपी राम का नाम ले रही है। यानी चुनाव शुरू होने से पहले ही सियासी तलवार निकल चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नरेंद्र मोदी दिसंबर से बंगाल में चुनावी बिगुल फूंकने जा रहे हैं। दिसंबर के दूसरे हफ्ते से मोदी और अमित शाह नॉन स्टॉप बंगाल का राउंड लगाने वाले हैं। तो क्या अब की बार मोदी बंगाल का सियासी नक्शा बदल सकते हैं? अगर हां, तो इसके लिए मोदी ने क्या प्लान बनाया है? कौन सी टीम को बंगाल में ग्राउंड जीरो पर उतारा है? इस रिपोर्ट में आपको ये सारी बातें पता चलेंगी। बस 22 दिन और मिड दिसंबर। मोदी के हर सियासी दुश्मन को अभी से क्यों इतना फियर? दिसंबर के दूसरे हफ्ते में नरेंद्र मोदी क्या करने वाले हैं? 13 या 14 दिसंबर को नरेंद्र मोदी कहां पहुंचने वाले हैं? कौन सा बड़ा प्लान लॉन्च करने वाले हैं? बिहार में गर्दा उड़ाने के बाद नरेंद्र मोदी किस राज्य में सियासी तूफान लाने वाले हैं? इस तूफान में मोदी किन किन विरोधियों की सियासत को उड़ाने वाले हैं? तो उसका जवाब आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मोदी ने अगला टारगेट लॉक कर लिया है। तो क्या 2026 में पश्चिम बंगाल में कमल खिलने वाला है? बंगाल में ममता बनर्जी के किले में सेंध लगाने के लिए मोदी और शाह किस स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हैं? क्या अब की बार मोदी बंगाल में टीएमसी पर 6 तरफा अटैक का पूरा प्लान रेडी कर चुके हैं? अगर हां, तो क्या है ये 6 तरफा वार? एक तरफ कांग्रेस है जो बिहार में सिंगल डिजिट में सिमटने के बावजूद वही वोट चोरी वाला नैरेटिव घुमा रही है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी की टीएमसी है जो कांग्रेस की तरह चुनाव आयोग को बीजेपी की बी टीम बता रही है। लेकिन किसी के पास इस बात को लेकर क्लैरिटी नहीं है कि मोदी से कौन लड़ेगा, मोदी से कौन हारेगा, मोदी को कौन रोक पाएगा। बिहार के चुनावी नतीजों के बाद इंडी गुट में फूट पड़ती हुई दिख रही है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना कांग्रेस पर टूट पड़ी है। यूपी में अखिलेश अपनी साइकिल से राहुल को दूर रखना चाहते हैं। बंगाल में टीएमसी राहुल की कांग्रेस पार्टी पर लगातार फेल होने का ठप्पा लगा चुकी है। यानी एक तरफ मोदी विरोधी खेमा आपस में ही लड़ रहा है, दूसरी तरफ मोदी अपने अगले चुनावी प्लान को एक्टिवेट भी कर चुके हैं। बंगाल में जीत के लिए मोदी मिशन रेडी हो चुके हैं। मोदी का बंगाल वाला फुल प्रूफ प्लान क्या है, यह देखने से पहले कुछ फैक्ट्स आपको दिखाते हैं। इससे आप ये समझ जाएंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में झटका खाने के बाद मोदी कैसे अनस्टॉपेबल भी बने हुए हैं और अपनी पार्टी का ग्राफ भी बढ़ाते जा रहे हैं। इसे स्टेट वाइज एग्जाम्पल से समझिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार के 68 असेंबली सेगमेंट्स में बीजेपी ने लीड बनाई थी, लेकिन इस बार बिहार चुनाव में बीजेपी ने उस टैली में इजाफा कर लिया है। मोदी 68 से 89 पर पहुंच गए हैं, यानी सीधे सीधे 21 सीटों का जंप बीजेपी के फेवर में हुआ है। और ये सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहा। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद 5 और राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, जिनमें हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र और दिल्ली शामिल है। और इन सभी राज्यों में मोदी की पार्टी की टैली में इजाफा हुआ है। इन सभी राज्यों में 2024 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बढ़त 319 असेंबली सेगमेंट से 367 तक पहुंच गई है, यानी 48 सीटों का सीधा फायदा बीजेपी को हुआ। दूसरी भाषा में कहें तो 2024 में 319 असेंबली सेगमेंट्स में लीड लेने वाली बीजेपी ने इन सभी राज्यों के चुनाव में 367 असेंबली सीटों पर जीत हासिल की। और यह बहुत बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि यह सीधे सीधे 7 से 8 लोकसभा सीटों में तब्दील हो सकता है। स्टेट वाइज देखें तो 24 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी को 79 असेंबली सेगमेंट में बढ़त हासिल हुई थी, जो विधानसभा चुनाव में 132 तक पहुंच गए, यानी सीधे 53 सीटों का फायदा। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के वक्त बीजेपी को 44 असेंबली सेगमेंट्स में बढ़त हासिल हुई थी, जो विधानसभा चुनाव में 48 पर आ गई, यानी यहां भी मोदी को 4 सीटों का फायदा ही हुआ। 24 में 240 पर रुकने वाले मोदी ने 6 में से 4 राज्यों में चुनाव जीतकर विरोधियों, खासकर ममता बनर्जी को क्लियर मैसेज दिया है कि वो जीत का पंजा बंगाल में भी दिखाने वाले हैं। और इसके लिए नरेंद्र मोदी की पार्टी ममता बनर्जी पर 6 तरफा वार करने की तैयारी हो चुकी है।
इस प्लान के लिए बंगाल को 6 राजनीतिक क्षेत्रों में बांटा गया है और हर जोन में ऐसे नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है जिन्होंने मुश्किल चुनाव में सफल या मजबूत संगठन निर्माण में खुद को साबित किया है। इस प्लान का मकसद तृणमूल कांग्रेस की जिला स्तर पर पकड़ को चुनौती देना और वहां बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करना है, जहां 2021 में बीजेपी पिछड़ गई थी। सबसे पहला और महत्वपूर्ण क्षेत्र राहरबंग बेल्ट है, जिसमें पुरुलिया, बांकुरा और बर्धमान शामिल हैं। इस इलाके की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ के संगठन महामंत्री पवन साई को दी गई है और उनकी मदद के लिए उत्तराखंड सरकार के मंत्री धन सिंह रावत को नियुक्त किया गया है। बीजेपी ने बंगाल में प्रवेश भी इसी इलाके यानी पुरुलिया से किया था, लेकिन 2024 में बांकुरा और बर्धमान जैसी अहम सीटें बीजेपी के हाथ से निकल गई थी। दूसरे बड़े क्षेत्र हावड़ा, हुगली और मेदिनीपुर की कमान दिल्ली के संगठन मंत्री पवन राणा को सौंपी गई है। इस इलाके के आकार को देखते हुए इसे 2 हिस्सों में बांटा गया है। हावड़ा और हुगली की जिम्मेदारी हरियाणा के वरिष्ठ नेता संजय भाटिया को मिली है, जबकि मेदिनीपुर की कमान उत्तर प्रदेश के मंत्री जेपीएस राठौर को दी गई है। माना जा रहा है कि ये इलाका दल बदल और प्रतिष्ठा की राजनीति वाला सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र बनने वाला है। तीसरा रणनीतिक क्षेत्र कोलकाता महानगर और दक्षिण 24 परगना है, जिसे ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है। इस किले को चुनौती देने के लिए बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश के संगठन महामंत्री एम सिद्धार्थन और कर्नाटक के प्रभावशाली नेता सीटी रवि को मैदान में उतारा है। चौथा क्षेत्र नवाद्वीप और उत्तर 24 परगना का है, जिसे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण वाला इलाका कहा जाता है। यहाँ जिम्मेदारी आंध्र प्रदेश के संगठन महामंत्री एन माधुकर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता सुरेश राणा को दी गई है। पांचवा क्षेत्र उत्तर बंगाल का है, जिसने एक समय में बीजेपी को सीटें दिलाई थी, लेकिन बाद में समीकरण बिखरते गए। मालदा में अरुणाचल प्रदेश के अनंत नारायण मिश्रा और सिलीगुड़ी में कर्नाटक के संगठन नेता अरुण बेन्नाडी को तैनात किया गया है। छठा और सबसे संवेदनशील क्षेत्र दार्जिलिंग और उसके आसपास का पहाड़ी इलाका है। इसकी जिम्मेदारी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी को दी गई है। वहीं कूच बिहार और अलीपुरद्वार में पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को जिम्मेदारी मिली है। देखिए, बिहार की महान जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भरोसा पुनः जताई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को फिर एक बार मुख्यमंत्री चुना है। पिछले 20 साल से बिहार में और पिछले लगभग 11.5 साल से देश में जो कल्याणकारी मॉडल मोदी मॉडल चल पड़ा है, इसकी विश्वसनीयता आज भारत की गरीबों में, वंचितों में, युवाओं में, महिलाओं में आज पेट बना चुका है। ये बिहार की नतीजा या हमारे उड़ीसा की नुआपड़ा की बाई इलेक्शन की नतीजा उस दिशा में एक बहुत बड़ी प्रमाण है। मैं मोदी जी को बहुत बहुत देशवासियों के आशीर्वाद बना रहे, महाप्रभु जगन्नाथ, मां समलेश्वरी की भी आशीर्वाद बना रहे, यही प्रार्थना करता हूँ। वेस्ट बंगाल के ऊपर क्या कहेंगे? बंगाल में भी अगली बार एनडीए की और बीजेपी की बहुत बड़ी जीत होगी। 2021 की तरह सिर्फ प्रचार के शोर पर दांव लगाने के बजाय बीजेपी इस बार चुपचाप अपने बूथ को मजबूत कर रही है। जोन कमांडरों में से ज्यादातर नेता अपने अपने इलाकों में पहुंच चुके हैं। इससे साफ है कि बंगाल में चुनावी युद्ध शुरू हो चुका है और मोदी खुद इस युद्ध को लीड करने वाले हैं। अमित शाह भी मैदान में उतरने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी और गृहमंत्री अमित शाह दिसंबर से लगातार बंगाल का दौरा करेंगे। ऐसी भी खबरें हैं कि 13 या 14 दिसंबर को हुगली जिले के आरामबाग में प्रधानमंत्री मोदी की रैली हो सकती है। नोट करने वाली बात यह भी है कि बंगाल के लिए बीजेपी ने अपने चुनावी वॉर रूम बिहार चुनाव के नतीजों से पहले ही एक्टिवेट कर दिया था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मोदी 2026 में बंगाल जीतने को लेकर कितने सीरियस हैं और बीजेपी की इस तैयारी को देखकर विरोधी खेमे में अभी से जबरदस्त पैनिक है। गुंडों के बल पर, अपराधियों के बल पर, माफियाओं के बल पर, दंगाइयों के बल पर, भ्रष्टाचारियों के बल पर चुनाव नहीं जीते जाते। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरह दिन रात बूथ पर मेहनत करना पड़ता है। ये सपा वाले, ये बसपा वाले, ये कांग्रेस वाले, ये राष्ट्रीय जनता दल वाले, ये टीएमसी वाले सोचते हैं परिश्रम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करे और उसका फल इनके पार्टियों को मिल जाए, तो वो नहीं मिलने वाला है। अब वर्तमान भी भाजपा का है और भविष्य भी भाजपा का है। टीएमसी के लोग हिंदू समाज के लोगों को डराने का प्रयास कर रहे हैं। हिंदू समाज के लोग डरने वाले नहीं हैं। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। टीएमसी के लोग बंगाल में सांप्रदायिक सद्भाव का जो फैब्रिक है उसको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं।
बिहार के चुनावी नतीजों के बाद मोदी ने यूं ही नहीं कहा था कि अगली बारी बंगाल की बारी है। इसके पीछे मोदी का अपना कैलकुलेशन है। बंगाल में जो मिशन पिछले विधानसभा चुनाव में अधूरा रह गया था, 2026 में मोदी वो मिशन पूरा करना चाहते हैं और एसआईआर इसमें बड़ा रोल प्ले कर सकता है। वही एसआईआर जिसे लेकर पहले बिहार और अब यूपी से लेकर बंगाल तक बवाल मचा हुआ है। बंगाल में एसआईआर से ममता बनर्जी के कोर वोटर बेस को नुकसान पहुंच रहा है, इसीलिए टीएमसी इसका नॉन स्टॉप विरोध कर रही है। सबसे पहले ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और हमारा नेत्री ममता बनर्जी बोला था। तो जब महाराष्ट्र में कांग्रेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी था ये वोट चोरी रोकने का, कांग्रेस फेल किया, दिल्ली में फेल किया, और बंगाल में जब कंस्पिरेसी कर रहा है भाजपा और उससे इन्फ्लुएंस्ड हो जा रहा है नेशनल इलेक्शन कमीशन, तब पहले से ममता बनर्जी उसको प्रोटेस्ट कर रहा है, अभिषेक बनर्जी प्रोटेस्ट कर रहा है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रहा है। ये तो ममता जी बहुत पहले बोली थी। और दूसरे बात, बंगाल में मल्लिकार्जुन जी उनका पार्टी, तो इसके पहले वो तो सीपीएम से हाथ मिलाकर वो तो एंटी भाजपा वोट डिवाइड करने का भाजपा का बी टीम जैसा बिहेव कर रहे थे पहले। तो इसीलिए वो उन्होंने जो किया तो उसको याद रखना चाहिए। बंगाल में ममता बनर्जी उसको प्रोटेस्ट कर रहा है, भाजपा का इलेक्शन कमीशन का ये जो पॉलिटिक्स चल रहा है, और पूरा देश में ममता जी ही पहला लीडर जो ऐसे कंस्पिरेसी पर अंगुल उठाई थी। देखिए, ये तो बीजेपी के नेता एसआईआर को ढाल बना रहे हैं और वोट चोरी के माध्यम से सत्ता पा रहे हैं। ये सब ज़्यादा दिनों तक खेल नहीं चलेगा। जनता जनार्दन भी सब बात को समझ रही है और आने वाले दिनों में इनके हर एक खेल को, हर एक चाल को जनता समझेगी और इनकी सत्ता तो जानी निश्चित है। आज उनको जिस भी माध्यम से हो वो सरकार में आए हैं। ममता और मोदी विरोधी तमाम दूसरी पार्टियों के नेता एसआईआर का विरोध क्यों कर रहे हैं, पहले इसे कुछ फैक्ट से समझिए। 2002 में जब आखिरी बार एसआईआर हुआ था, तब से लेकर अब तक बंगाल में रजिस्टर्ड वोटर्स की संख्या में 66% का इजाफा हुआ है। यानी वोटर्स की संख्या 4,58,00,000 से 7,63,00,000 तक पहुंच गई है। ईसीआई के डेटा के मुताबिक जिन 10 जिलों में सबसे ज्यादा वोटर्स में इजाफा हुआ है, उनमें से 9 जिले बांग्लादेश के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। उत्तर दिनाजपुर में यह इजाफा 105%, मालदा में 94%, मुर्शिदाबाद में 87%, साउथ 24 परगना में 83%, जलपाईगुड़ी में 82%, कूच बिहार में 76%, नॉर्थ 24 परगना में 72%, नाडिया जिला में 71% और दक्षिण दिनाजपुर में यह इजाफा करीब 71% का हुआ है। बीजेपी का दावा है कि एसआईआर से बंगाल में करीब 1 करोड़ बोगस नाम इलेक्टोरल रोल से रिमूव हो सकते हैं, जो बंगाल के करीब 7 करोड़ वोटर्स का 13% हुआ। तो क्या ममता इसीलिए एसआईआर का विरोध कर रही हैं? ममता बनर्जी यदि विरोध कर रही है तो इसका कारण बड़ा स्पष्ट है। बंगाल से जो घुसपैठी वहां घुसे और उनके जबरन नाम वहां पर लिखाए गए, क्या उनके नाम हटेंगे, इस बात का ममता को डर है? क्या एसआईआर के कारण उनकी सारी जो धांधली है चुनाव सूची को लेकर, वो सारी धांधली देश और दुनिया के सामने आएगी, इस बात का उन्हें भय है? किस बात का भय है उन्हें? आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बड़ी पारदर्शिता के साथ चुनाव होंगे और यदि उन्हें कोई भय है, डर है, खुल करके बोले। पर इस बात को वो छुपा नहीं पाई कि किस प्रकार से खुलेआम उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों का समर्थन किया। उनका तुष्टीकरण करने के नाम पर पश्चिम बंगाल की पवित्र भूमि का नाम उन्होंने बदनाम किया। पूरी तरह से उनका जनाधार समाप्त हो गया है। आने वाले चुनाव में करारी हार का डर उनकी इन करतूतों से दिखता है।
बंगाल में एसआईआर शुरू होने के बाद जितनी बड़ी संख्या में घुसपैठिए अपना सामान उठाकर रफू चक्कर हो रहे हैं, बांग्लादेश भेजे जा रहे हैं, उसके आधार पर बीजेपी ये क्लेम कर रही है कि ये घुसपैठिए बंगाल में हर जिले में अपनी पैठ जमा चुके हैं और ममता बनर्जी का कोर वोटर बैंक बन चुके हैं और इसीलिए टीएमसी खोलकर अवैध तरीके से वोटर बने बांग्लादेशियों का सपोर्ट कर रही है। बीजेपी ये सीधा आरोप लगा रही है। इस वक्त जैसे कि देखा जा रहा है, ये इलीगल बांग्लादेशी जो कि काफी समय से इंतजार कर रहे थे, ये जो जगह है यानी कि हाकिमपुर चेक पोस्ट, ये हाकिमपुर चेक पोस्ट पूरी तरह से खाली हो गया है। यहाँ पर जितने भी बांग्लादेशी इंतजार कर रहे थे बांग्लादेश वापस जाने के लिए, वो अपने बोरिया बिस्तर यहाँ से लेते हुए सीधा बांग्लादेश की ओर बढ़ चुके हैं। और पिछले कुछ दिनों से जैसे कि देखा जा रहा था, यहाँ पर काफी सारे बांग्लादेशी वो इंतजार कर रहे थे अपने देश यानी कि बांग्लादेश वापस जाने के लिए। तो आज जैसे कि देखा जा रहा है, सभी बांग्लादेशियों को उस पार लेके जाया गया है। बीएसएफ की तरफ से सभी व्यवस्थाएं भी की गई है। तो अभी तक बीएसएफ सूत्रों के अनुसार जो खबर हमें मिल पा रही है कि शनिवार रात तक 1800 बांग्लादेशियों को वापस बांग्लादेश भेजा गया है। बंगाल में एसआईआर के बीच अब बाबरी वाला एंगल भी फिट हो चुका है और ये एंगल फिट करने वाला बीजेपी का कोई नेता नहीं, बंगाल में टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर हैं, जिन्होंने ऐलान कर दिया है कि ममता के छत्रछाया में टीएमसी मुर्शिदाबाद जिले के बेलगांडा में 6 दिसंबर को बाबरी नाम की एक नई मस्जिद की आधारशिला रखेगी। यानी ममता अब खुलकर मुस्लिम कार्ड खेल रही हैं और बीजेपी ने अब इसे ममता के वोट बैंक से जोड़कर सीधे सीधे तुष्टीकरण का आरोप लगा दिया है। हाँ, वो तो बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगी 6 दिसंबर। स्टेट का मेरा नेता सब लोग को संहति दिवस भी उद्यापन होगी। मैं यहाँ का बेलडंगा में एक बाबरी मस्जिद 3 साल के लिए काम चलेगी, इसीलिए उनका भित्ति स्थापन होगी। किसको बुला रहे हैं आप उसमें? वो मुस्लिम लीडर लोग सब आएगी, मुस्लिम जो जाने वाने वाला है, जो कुरान हदीस, बड़ा नाम बाद में आपको ऐलान कर देगी। अब्बास सिद्दीकी को आप बोल रहे थे? अब्बास सिद्दीकी तो जाएगी, वो तो लीडर नहीं, कोई राजनीति लीडर नहीं है। वो लोग तो फुरफुरा शरीफ को अच्छा आदमी है। ये बंगाल के विधायक ममता बनर्जी के प्रिय ममता बनर्जी की भाषा हुमायूं कबीर बोलते हैं और वो बाबरी मस्जिद लोग बाबर आक्रांता था। भारत का सभी मुसलमान का डीएनए एक है, जो हमारा है वही है। अगर कोई सब के पूर्वज, सबके आराध्य प्रभु श्री राम और कृष्ण हैं, ऐसी स्थिति में कोई बाबर का नाम लेता हो मस्जिद बनाने का, और वो ममता बनर्जी के छत्र छाया में, ममता बनर्जी शायद बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है। इसीलिए पूरे देश में बांग्लादेशी घुसपैठियों का अगर कागजी भारतीयता किया गया तो बंगाल में ही किया गया, सरकारी संरक्षण में किया गया। अगर बंगाल में बाबरी मस्जिद की बात होगी तो वहां के हिंदू इसका विरोध करेंगे। बिहार के बाद मुस्लिम वोट बैंक वाला एजेंडा सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में ही चल रहा है। अखिलेश ने, ओवैसी ने, राहुल ने, सबने अपने अपने सियासी हितों को साधने के लिए हाथ में मुस्लिम झंडा उठा लिया है। तो उधर दीदी ने बंगाल में बाबरी को एक तरह से 2026 का अपना सियासी फेस बना लिया है और अब इसमें मदनी की भी एंट्री हो गई है। मदनी ने भी बिना एसआईआर का जिक्र किए मुसलमानों को भड़काना शुरू कर दिया है, मोदी विरोधी पार्टियों के लिए माहौल बनाना शुरू कर दिया है। कौम, गवर्नमेंट मुल्क की आजादी के बाद इस पर लगी हुई है कि मुसलमान को सर नहीं उठाने देना है। आज उसका नतीजा है कि लोग ये कहते हैं कि मुसलमान के अंदर लीडर चाह रहे। क्या कहते हो तुम? मुसलमान कौम कोई बांझ थोड़ी है, हौसले पस्त कर दिए गए। गवर्नमेंट चाहती है कि इनके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाए, आज निकली हुई है जमीन।
बंगाल में मोदी को टीएमसी के इसी वोट बैंक वाले स्ट्रेटजी की कार्ड ढूंढनी है और मोदी ने वो कार्ड ढूंढ भी ली है और वो है हिंदुओं को एकजुट करो, बंगाल का किला फतेह करो। बीजेपी का दावा है कि वो बंगाल में बहुत बड़ा पॉलिटिकल शिफ्ट ला सकती है अगर उसने इस बार हिंदुओं का 5% एडिशनल वोट बटोर लिया। ये कैसे हो सकता है, इसका भी गणित समझिए। 2021 में बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी को बीजेपी पर करीब 10% वोट की बढ़त हासिल थी, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में घटकर 7% पर आ गया। 2021 में बंगाल की 36 विधानसभा सीटें ऐसी थीं जहां जीत का मार्जिन 5000 वोट से कम था। 33 सीटें ऐसी थीं जहां जीत का मार्जिन 5000 से 10,000 वोटों के बीच था और इनमें से ज्यादातर सीटें टीएमसी ने जीती थी। बीजेपी इसी गैप को कम करके बंगाल में ग्रैंड एंट्री करना चाहती है और मोदी ने बंगाल वाली पूरी टीम भी इसी को ध्यान में रखकर तैयार की है। एक टीम हिंदुओं को फोकस कर रही है, दूसरी टीम एसआईआर पर काम कर रही है। बीजेपी ने बंगाल में एसआईआर एक्सरसाइज के लिए 50,000 बूथ लेवल एजेंट्स लगाए हैं। बंगाल की 91,000 बूथ कमेटियों के लिए 70,000 बूथ कमेटी को फॉर्म किया गया है। यानी मोदी अपने प्लान पर बहुत तेजी से काम कर रहे हैं।